और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, पन्ना जिले से आ रही है। जी हां, पन्ना जिले में दरअसल आंगनबाड़ी में दूषित खाना परोसा गया था बच्चों को, और खाना खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ चुकी है। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती तक कराना पड़ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी में परोसा गया दूषित खाना। पन्ना जिले से बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। तकरीबन 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ चुकी है। इस खाने को खाने से मासूम बच्चे बीमार पड़ गए हैं। खाना खाने के बाद 15 बच्चे गंभीर बीमार हो गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है इन सभी बच्चों को। तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से माता पिता परेशान हो रहे हैं और बच्चों की हालत गंभीर, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें। बच्चों की हालत खराब हो चुकी है इस दूषित खाना खाने की वजह से। आंगनबाड़ी केंद्र का ये मामला है, जहां पन्ना जिले में ये आंगनबाड़ी केंद्र, और यहां पर बच्चों को, नन्हे मासूमों को दरअसल दूषित खाना परोसा गया। अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को भर्ती कराया गया है। इस खबर के मिलने के बाद पन्ना पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार और अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंच चुके। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र का मामला, टोराह का ये मामला बताया गया है। इस थाना क्षेत्र में एक ग्राम आता है टोराह, जहां की आंगनबाड़ी केंद्र का ये मामला है। और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, जहां सरकारी नियम अनुसार उन्हें खाना दिया जाता है, और इस खाने को खाकर बच्चों की तबीयत बिगड़ गई क्योंकि वो खाना दूषित था। करीब 15 बच्चों की हालत खराब है। माता पिता अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का इलाज जारी है। माता पिता नजर आ रहे हैं, चिकित्सक उनका इलाज करते हुए। और इस खबर के बाद पुलिस अधीक्षक, पन्ना के तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए उनका हालचाल लेने। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है बच्चों का। नन्हे मासूमों के स्वास्थ्य से एक बार फिर खिलवाड़ हुआ है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे, पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। वहां ग्राम है टोराह, जहां का मामला बताया जा रहा है। यहां है आंगनबाड़ी केंद्र और यहां पर दूषित खाना परोसा गया। और इस पर हम अधिक जानकारी लेते हैं। खबर भारत से संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, टाइगर खान। टाइगर, जिस तरह से खबर आई है स्वास्थ्य केंद्र में और बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंच चुके हैं अधीक्षक वगैरह, क्या उनकी प्रतिक्रिया रही? जी क्रांति जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है अमानगंज थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम टोराह का, जहां पे फूड पॉइजन का मामला एक देखने में आया है। जहां पे 15 बच्चों की हालत बिगड़ती हुई नजर आई है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि ये आंगनवाड़ी केंद्र में 15 बच्चे लगभग भोजन करने गए थे, जिसमें अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टी वगैरह होने लगी। हालांकि प्रशासनिक अमला पूरा मौके पे पहुंच चुका है, जिसमें से पुलिस अधीक्षक महोदय धर्मराज मीना जी और स्थानीय तहसीलदार अमानगंज दीपा चतुर्वेदी जी मौके पे पहुंची और लगातार बच्चों की चिकित्सा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई। जी बिल्कुल। टाइगर, क्या इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं जिले से? जी देखिए, काफी पहले ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसी अनहोनी घटना सामने नहीं आ पाई है। प्रशासन लगातार चौकस नजर आता है ऐसे किसी भी मामले को लेकर। और इस वक्त भी पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा जी और पुलिस कप्तान धर्मराज मीना जी और तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी जी लगातार इस पूरी खबर पे और पूरे बच्चों पे नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल। क्या हालत है, कितने बजे की ये घटना है? जी देखिए, मैं बता दूं, ये आज दोपहर की घटना कल दोपहर की घटना बताई जा रही है। और सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में चिकित्सा व्यवस्था के लिए भर्ती किया गया था, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, मतलब गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अभी ताजा रिपोर्ट ये कह रही है कि हालत में सुधार हो रहा है बच्चों की।
माता पिता का क्या कहना है, बच्चों के अभिभावकों का? माता पिता क्योंकि गंभीर मामला था, इसलिए माता पिता, स्वाभाविक सी बात है कि माता पिता काफी इस मामले को लेकर काफी गंभीर पैनिक नजर आ रहे थे, किंतु प्रशासन की चौकसी के चलते कोई भी गंभीर हादसा होने से टला है। जी बिल्कुल, माता पिता शिक्षा के अधिकार से वो वंचित ना रहे बच्चे, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र भेजते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य से इस तरह का खिलवाड़ होगा तो शायद विश्वास उठ सकता है उनके केंद्रों से, और शायद ये कारण एक बड़ा कारण बन सकता है शिक्षा से वंचित होने का बच्चों के। क्या कहेंगे टाइगर? जी देखिए, बराबर कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो भी बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, लगातार स्कूल में अध्ययनरत हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा टाइगर। हमारे साथ कलेक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं, संजय कुमार मिश्रा जी। संजय जी। जी मैडम। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत से क्रांति बात कर रही हूं मैं। जिस तरह से मामला पन्ना जिले का है, आंगनबाड़ी आप तक पहुंच चुकी है खबर, यहाँ तक कि आपने शायद इसको विजिट भी किया वहां पर स्वास्थ्य केंद्र में। बच्चों की हालत में अभी तो सुधार है, लेकिन मामला तो गड़बड़ है सर। मैडम, मामला गड़बड़ नहीं है, आंगनबाड़ी का मामला नहीं, स्कूल का है जी। 150 बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया था, वो सारे ठीक हैं। 5-6 बच्चों में ये के सिम्टम आए थे तो उनको तत्काल अस्पताल अमानगंज में ले जाया गया। वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने उनको चेक किया, बच्चे ठीक हैं और बच्चे अपने रात ही अपने घर चले गए थे। और संजय साहब एक जरूर आपसे बात करना चाहूंगी, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टाइगर, सर का कहना है ये स्कूल का मामला है और हमारी खबर स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्र से। जी बराबर, देखिए कहीं ना कहीं जो भी मीडिया कर्मी मौके पे पहुंचे और जो भी खबर प्रकाशित हुई है वो लगातार आंगनवाड़ी केंद्र से ही प्रकाशित हुई है, क्योंकि ये मामला स्कूल से जुड़ा हुआ है। संजय सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मीडिया में तो रिपोर्ट ये कह रही है कि मामला आंगनबाड़ी केंद्र का है। जी बराबर, मीडिया में जो भी खबरें प्रकाशित हुई हैं वो लगातार आंगनवाड़ी केंद्र से ही प्रकाशित की गई हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का ही मामला बताया जा रहा है, क्योंकि मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी केंद्र में जो भोजन वितरित किया जाता है। जी संजय जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? जी संजय जी। मैडम, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, और वो इस चीज पे हम और आप बहस करने के बजाय कि मामला कहाँ का, मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। स्कूल का, टोरिया गांव के स्कूल का 150 बच्चों ने वहाँ कल मध्याह्न भोजन खाया था जी। सारे बच्चे स्वस्थ हैं। रात में हमारी तहसीलदार ने जाके उनको विजिट किया, पूरे गांव में डॉक्टरों की टीम गई। आज तहसीलदार ने उनके साथ दोपहर में उनके साथ बैठ के खाना खाया उनके साथ, और सारे बच्चे 5-6 बच्चे अमानगंज आए थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उनको वहाँ पे देखा गया, इलाज किया गया। वो नहीं सीरियस भी नहीं है, वो अपने घर पे हैं, सब सुरक्षित है, सब स्वस्थ हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो जेपी अस्पताल से आ रही है। भोपाल के जेपी अस्पताल से खबर है, जहां ज्योति नाम की एक महिला का नसबंदी ऑपरेशन किया गया। कॉपर्टी सहित ये ऑपरेशन किया गया था और कॉपर्टी निकालने में दरअसल लापरवाही बरती गई है चिकित्सकों की तरफ से, और जिसकी वजह से महिला की हालत गंभीर बताई गई। उसे हमीदिया भी रेफर कर दिया गया, इस तरह की खबर आ रही है। आपको बता दें, जेपी अस्पताल से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। महिला कॉपर्टी निकलवाने के लिए गई थी और इस वजह से महिला की हालत गंभीर, क्योंकि चिकित्सकों ने सही तरह से उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उपचार नहीं किया, जिसकी वजह से नसबंदी ऑपरेशन का ये मामला बिगड़ गया। महिला की हालत गंभीर हो गई और जेपी अस्पताल से उसे हमीदिया में रेफर करना पड़ा। एक बार फिर जेपी अस्पताल के चिकित्सकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर नसबंदी ऑपरेशन का ये मामला सामने आया है। समय समय पर ये मामले आते रहे हैं, जिस पर प्रबंधन जानकारी लेता है और
चीजों को सुधारने की बात हर बार की जाती है, लेकिन स्थितियां जस की तस होती हैं। इसका एक ताजा तरीन मामला जो हम इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं जेपी अस्पताल से नसबंदी ऑपरेशन का। डॉक्टर की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। किस तरह से महिला की जान पर बनाई। महिला की हालत गंभीर है, परिवारजनों में रोष है। स्थितियां काबू में नहीं आ पाई तो जेपी अस्पताल प्रबंधन ने महिला को हमीदिया हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। पत्र में कांग्रेस ने रखे 30 बिंदु, मूलभूत सुविधाओं समेत कई मुद्दों को किया शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमिश्नर सिस्टम पर दिया बयान। कहा, महानगरों में आती हैं अलग तरह की समस्याएं, कमिश्नर सिस्टम होगा कारगर साबित। भोपाल में मिर्ची बाबा ने की कमलनाथ से मुलाकात। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बोले बाबा, बीजेपी सरकार गौ बीफ को भेजती है विदेश। ग्वालियर में हुई किसान से लाखों की ठगी, थाने से नहीं मिल रही किसान को मदद। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई कार्रवाई की गुहार। और पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ हुआ घायल। पर्यटकों द्वारा खींची गई फोटो से मिली जानकारी, बाघ पर रखी जा रही नजर। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। खबरों में विस्तार से बढ़ेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से खबर। छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। सीएम, जिसमें भूपेश बघेल से लेकर रमन सिंह तक बड़े नाम शामिल हैं। बिरगांव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत बड़े भाजपा नेताओं के साथ मिलकर जनसभाएं की और संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवारों के लिए मतदान करने की अपील की। सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकारी योजनाओं का प्रचार कर मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। ऐसे बोलता हूं कि लबारी बोल के कुर्सी में बैठे 36 घोषणा पत्र करें। 36 घोषणा पत्र में जन घोषणा पत्र में वादा, और वो 36 घोषणा पत्र में वादा ही जनता के साथ। वो तो मना ही रहे थे कि ना हो, मगर किसान को संतुष्ट करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने किया है। किसान संतुष्ट है, ये लोग असंतुष्ट हो गए। खबरा का मतलब होता है झूठ बोलने वाला, और इनका जन घोषणा पत्र पूरे झूठ का पुलिंदा है। जो लबारी बोलता है छत्तीसगढ़ में उसको लबरा कहते हैं। सबले ज्यादा लबारी बोल के मुख्यमंत्री पद में भूपेश बघेल बैठे हैं। ओखल बड़े लबरा छत्तीसगढ़ में कौन होने। परिवार है एक मकान, उसमें 140 लोगों का नाम एक ही परिवार के लोगों का लिखा गया है, और एक परिवार है वहाँ 40। तो इस संख्या को देख के लगता है कि ये चुनाव के जो रिजल्ट हैं उनको प्रभावित करने की दृष्टि से ये सोची समझी रोची योजना के अंतर्गत हुआ है। तो हम लोगों ने तय किया इसका चुनाव आयोग से जाकर विरोध करेंगे और इसकी वास्तविकता को समझ करके इन वोटों को निरस्त किया जाए, इसकी मांग करेंगे। आज ही जाने का था, लेकिन अभी तय हुआ है कि मंडे को जाएंगे घर। ये कब से ऐसा आप लोग को जानकारी मिल रही है? हम लोग आए हैं यहाँ पर। आने के बाद जैसे जैसे बूथों के वोटर लिस्ट और अन्य का सर्वे हो रहा है, उसमें ये निकल कर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा नीलम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा स्थायी शिक्षकों के खाली पदों में वृद्धि की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और मानवाधिकार आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि प्रदेश भर से आए अभ्यर्थी पहले वल्लभ भवन पहुंचकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद
शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर अपनी मांगों को रखा गया। 10 सालों में हमारी भर्ती हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में, ठीक है। उसके बावजूद जब प्रदेश में हजारों पद खाली हैं, 90,000 पद खाली हैं, तो 4 विषय के साथ इतना अन्याय क्यों? विसंगतिपूर्ण पद क्यों वितरण किए गए? 50, 60, 100, 18, उर्दू के मात्र 18 पद, ये कोई पद वितरण है? आखिर हम लोगों ने बीएड किया, इतने साल कोचिंग की, और ये बात नहीं है कि हमारे पद नहीं है प्रदेश में, ऑलरेडी पद खाली हैं बहुत सारे। तो हम सबकी मांग ये है कि उन पदों को भरा जाए। हमारे पास पूरा पोर्टल पे डाटा है, हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के, उर्दू के हजारों पद खाली हैं। तो हमारी प्रदेश से सरकार से यही विनती है कि उन पदों में आप 3-3 हजार पदों को बढ़ाकर सभी पदों पर, रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती करें, ताकि सभी का भविष्य हो सके। सब ओवर एज हो चुके हैं सर, अब किसी के पास में भी आगे की परीक्षा देने के लिए एज नहीं बची है। आप देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे, किस तरह से हम लोग यहाँ हैं, हम क्या घूमते रहेंगे? से यही मांग है, ये भर्ती 10 साल बाद आई है। हम लोग इस भर्ती का 10 साल से वेट कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और उर्दू के नाम मात्र के पद दिए गए, जिससे कि योग्य अभ्यर्थी भी जो अपने विषय की विशेष योग्यता रखता है, 80% ऊपर से भी नंबर लाया है, वो भी इस शिक्षक भर्ती से वंचित रह गया है। यदि और 10 साल बाद भर्ती आई है, बहुत से लोग ओवरेज की कगार पर हैं। यदि हमको इस भर्ती में भी मौका न मिला तो हमारी तो डिग्री व्यर्थ चली जाएगी। क्या हमारी डिग्री का कोई मोल नहीं है? जब इनको हमको लेना ही नहीं था तो हमसे परीक्षा क्यों करवाई? हमने जी जान से मेहनत की, कोचिंग की, उसके बाद हम टॉपर हैं, उसके बाद भी शिक्षा विभाग हमको क्यों नहीं ले रहा है? शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये बात संज्ञान में लेना चाहिए। हम कई बार इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं और केवल हमको आश्वासन दिया जाता है, केवल आश्वासन। इससे पहले भी 22 तारीख को हम कामना आचार्य मैडम को ज्ञापन दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि आपके ज्ञापन पे उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको केवल झूठी आश्वासन क्यों दिए जाते हैं? बीनागंज नगर में भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें सभी अन्य जगह से आदिवासी समुदाय के कलाकारों द्वारा अपने अपने नए ढंग से नृत्य कला का मंचन किया गया और लोगों का उत्साहवर्धन लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ ही नगर में चल समारोह के दौरान सभी राजनीतिक दलों के द्वारा पुष्प वर्षा कर चल समारोह का स्वागत किया गया। चल समारोह के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत माता शबरी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भील समुदाय का इतिहास 6000 वर्ष पुराना है, जब कोई जातियाँ थी नहीं। एकमात्र हम ये समझ रहे हैं कि जंगलों में कुछ ही जातियाँ थी, उसमें हमारा भील समाज जो है बहुत आध्यात्मिकता साथ रहा था। आध्यात्मिकता इस बात से नज़र आती है कि भगवान राम स्वयं हमारी जो है आध्यात्मिक देवी शक्ति माँ सबरी के पास गए और उन्होंने जो है उनसे मिल के आशीर्वाद लिया। हम ये समझते हैं कि वो इतना गौरवशाली क्षण था और हम लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। उसको हम इसको इनक्रेज करने के लिए माता जी को आज स्थापना कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और उसके बैनर पे हम जितने भी भील भिलाला समुदाय के लोग हैं, हम एक एकता का परिचय देंगे और बहुत अच्छा एक आध्यात्मिक संरचना के लिए आगे बढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर पूरा देश इस समय शोकमय है। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया सहित सामाजिक संगठन वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं नगर के बल्ला के डेरा स्थित सीडीएस रावत के निधन पर नम आंखों के साथ शोक व्यक्त किया गया और उनके राष्ट्र सेवा एवं बलिदान को याद कर 2 मिनट का मौन धारण कर कैंडल जलाकर स्कूल स्टाफ के साथ छात्रों ने भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। फर्स्ट टाइम इंडिया में पीएम मोदी ने इस तरह के हेड को सेलेक्ट किया था, जनरल बिपिन रावत। 2 दिन पहले उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में 14 मेंबर्स थे। उस 14 मेंबर्स में उनकी वाइफ भी थी, मधुलिका, जो ग्वालियर से बिलोंग करती है। रतलाम खाचौद रोड मलवासा जड़वासा के बीच पुलिया पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। प्लास्टिक शीट से भरा ट्रक पुलिया से नीचे पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें चालक और क्लीनर घंटों घायल अवस्था में फंसे रहे। इन्हें बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के द्वारा निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया।
आलोट क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला को सोने की चेन चमकाना भारी पड़ गया। आलोट नगर के बड़ौद रोड इलाके में आभूषण एवं बर्तन चमकाने के नाम पर अज्ञात बदमाश द्वारा एक बुजुर्ग महिला की सोने की चेन गायब कर दी। धोखाधड़ी करने वाला आरोपी फरार हो गया। इसके बाद महिला ने अपने नवासे के साथ आकर आलोट पुलिस थाने पर अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मैंने घड़ी तो नहीं देखी, मैं बर्तन साफ कर रही थी, गेट पे ना वो आया, खबर में गया, मेरी माँ की खाली हो गई, इसमें उतरा हुआ, ऐसा बैठ गया ना, मेरे को विश्वास ही नहीं। मैंने मैं नहीं क्या गया आपका? मेरे गले की चेन। अच्छा, हाँ, काय की थी वो? सोने की थी। तो मैंने क्या कि मैं तो नहीं करूँ रे भैया, जमा क्या बोल रहा था? सफाई करने वाला था क्या? हाँ, चमकाने वाला? फ्री में दे रहा हूँ मैं ना, आते अगली बार आऊँगा जब पैसे की दूंगा ने मैं साफ करके बताऊँ तुम्हारे पास। ये मैंने जबरन लेके ना साफ करी नहीं, मैं नटी या मान ही नहीं रहा हूँ, ऐसा बैठ गया। तो आपको कब पता चला कि आपकी चेन चोरी हो गई? वो इनने पानी में डाली ने क्या 15 मिनट बाद निकालना, तो मैंने क्या होल नहीं मत हो साफ क्या करना अपने को, पानी में ढोल दूँ मैं, तो मेरे खाना भी खाना, नमाज का टाइम आया तो पानी डोल दूँ, उसमें कुछ भी कौन नहीं। मैंने क्या मेरी आंखों में से निकल गया, तेरा नहा जाए, तेरा नहीं करूँ मैं, तो वो क्या मैं आवाज़ लगा रही गई, मेरा चेन ले गया क्या तू, इतने तो वो क्या पता लगे, गाड़ी थी उसके पास। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सहित अन्य अधिकारियों के निधन पर मधुलिका रावत सहित अन्य सैन्य अधिकारियों की मृत्यु ने देशवासियों को इतना दुखी किया है जैसे उनके परिवार का ही कोई सदस्य चला गया हो। देश भर में विभिन्न संगठन या आमजन जनरल और बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शहर के आर्मी और पुलिस की तैयारी कर रहे 200 छात्र छात्राओं के द्वारा शहर के मसीह ग्राउंड पर जनरल बिपिन रावत की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। शाजापुर जिले में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। शाजापुर की टंकी चौराहे पर एक दुकान में यूरिया की बोरी मिल रही थी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में किसान कल सुबह से ही लाइन में लग गए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि 265 प्रति मूल्य पर मिल रही खाद की बोरी को शाजापुर टंकी चौराहा दुकान पर ब्लैक के भाव में बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 30 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र तैयार हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से पात्र व्यक्ति को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान करना, राशन कार्ड, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना को बढ़ावा जैसे कई मुद्दों को शामिल किया गया। देखिए, हम जीत के उम्मीद के साथ हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और हम 15 नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने जाने हैं। उसमें अधिकतर नगरीय निकायों में हमें जीत मिलेगी। पिछले बार भी हम 10 के 10 नगर निगम जीते थे, 38 नगर पालिका में हमने 28 में जीते थे और 101 जो नगर पंचायत है उसमें 82 नगर पंचायत में जीते, तो अधिकतर में हमें जीत मिली है और इस बार भी हमें जीत मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल राज करने के बाद हवाई नेता बन गए थे, वो जमीन में मेहनत नहीं करना चाहते। आज भी कांग्रेस संगठन, हमारे पदाधिकारी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री जमीन नाप रहे हैं, चाहे महंगाई को लेकर हो, अन्य मुद्दों को लेकर। आज भी हम मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें विधायक ये कह रहे हैं कि प्रदेश में लागू नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम की कांग्रेस मॉनिटरिंग करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल प्रदेश की क्राइम कैपिटल है और अपराधों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम सुधार में बीजेपी सरकार फेल रही है। बदलने से, व्यवस्थाएं बदल जाए, उससे कोई क्राइम कम हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि क्राइम कम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। जो माफिया तंत्र को, जो गुंडा राज को, जो संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, उसी का नतीजा है कि भोपाल, इंदौर नंबर 1, नंबर 2 पे हिंदुस्तान के अंदर क्राइम में बने हुए हैं। महिला अपराध में हम नंबर 1 पे है, बच्चियों पे बलात्कार में नंबर 1 पे है, और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार क्राइम कैपिटल के रूप में उभर रहा है। और इनको संरक्षण देने का काम बीजेपी के बड़े बड़े नेता करने का काम कर रहे हैं। क्या क्राइम का ये सिस्टम बनाने से क्या वो आदिवासी
आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार बंद हो जाएंगे? क्या सिस्टम बनाने से ये वो जो अपराध रोज बढ़ रहे महिलाओं पे क्या वो कम हो जाएंगे? अपराध कम करना है तो पहले इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी। और जो पुलिस का ढांचा खराब हो चुका है कि हमारे पास पुलिस में 1 लाख लोगों पे 169 लोग हैं। आप उनको जब तक नहीं बढ़ाओगे, जब तक सिस्टम को मजबूत नहीं करोगे, और जो नेता तंत्र बीजेपी का है जिसने पूरी उसके ऊपर कस के हाथ पकड़ कस रखा है, इस तंत्र को मजबूत नहीं करोगे तब तक कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नहीं होगी। राजधानी भोपाल में जननी एक्सप्रेस संचालक संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। जननी एक्सप्रेस संचालक संघ का आरोप है कि जो नए टेंडर हुए हैं वे कंपनी पंजाब में ब्लैक लिस्टेड है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में उसे जननी एक्सप्रेस का टेंडर दिया गया है। इसके विरोध में जननी एक्सप्रेस संचालक संघ ने वर्तमान में अपनी सेवाएं रोक दी हैं और नए टेंडर प्रक्रिया की जांच की मांग की है। हम लोगों ने सेवाएं सिर्फ इसलिए बंद की हैं, एक तो हमको ये डर है कि अब एनआरएचएम और कंपनी मिलकर हम पर भारी पेनल्टी आरोपित करके हमारा जो पैसा बचा है लास्ट का उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे। तो हमारी मांग है कि हमें पहले हमारा पिछला बकाया पूरा दे दिया जाए। नए टेंडर पे किन शर्तों के साथ में काम करवाना चाहते हैं एक्सटेंशन में, प्लस 20 दिन का एक्सटेंशन हमको नहीं चाहिए। 20 दिन में हम लोग गाड़ियों का मेंटेनेंस करवाएंगे तो कम से कम 3 महीने का एक्सटेंशन मिले तो हम आगे काम करेंगे। वो भी किस स्तर पे काम करेंगे उसके बैठ के बातचीत हो। ये हो गया हमारे पुराने टेंडर को जो हमने गाड़ियां बंद करी। नए टेंडर पे हमारा स्पष्ट आरोप है कि इसमें सेटिंग की गई है। एक ही कंपनी की गाड़ी को खरीदने के लिए टेंडर में मोड़ तोड़ करके एक टेबल लगाई गई है जिससे केवल और केवल फोर्स मोटर्स की गाड़ियां ही खरीदी जा सके। अब इसमें किसका हित है ये स्वयं सरकार समझे। दूसरी चीज, ये टेंडर भारतवर्ष में एक नया आयाम कायम कर चुका था, तो हर माँ बाप ये चाहते हैं, हर सरकार ये चाहती है कि हम अगली बार बेहतर करें। लेकिन इस बार टेंडर की शर्तों को इतनी शिथिलता दी गई कि एक छोटी सी कंपनी 150 गाड़ियों की ऑपरेट करने वाली कंपनी 2100 गाड़ियां ऑपरेट कर सके, इतनी शिथिलता दी गई। मेरा पहले भी आरोप था जो न्यूज़पेपर में छपा था कि रायपुर की कंपनी को बेवजह लाभ देने के लिए टेंडर किया जा रहा है। ग्वालियर कंपू थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मामला दबाने के आरोप लगाए हैं। दरअसल ललितपुर कॉलोनी में पड़ोसी युवकों द्वारा घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिस पर पीड़ित परिवार ने थाना पुलिस द्वारा मामले को दबाने और अपराधियों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की मांग कर रहे हैं। पड़ोस के 4-5 लोग बीरेंद्र, हिमांशु, हनी, सरोज, कल्लू, गोरिया आए, एकदम मम्मी को बुलाया, मम्मी से बातचीत करने लगे। इतने में मैं भी आया निकल के, तो मेरे को पापा पर डंडों से हमला कर दिया। पापा के सर में चोट है, हाथ फ्रैक्चर है और मेरा भी हाथ फ्रैक्चर है। कौन है ये लोग, क्या करते हो, कहाँ रहते हो? ये लोग पड़ोसी हैं सर। कहाँ पे रहते हैं? ललितपुर कॉलोनी, जाटा मोहल्ला, घर के बगल से। किसी पुरानी रंजिश की वजह से, किस वजह से हमला किया? कोई रंजिश नहीं थी सर। एक काफ़ी दिन पहले, 1 महीने पहले बहस हो गई थी ऐसे ही पड़ोस में, तो ऐसे ही मुवदिया हो गया था, तो उन्होंने उस दिन एकदम चोट कर दी। इन लोगों ने, पड़ोसियों ने मेरे घर पे आके अचानक एकदम से हमला किया, जिसमें ना मेरा बेटा और मेरे पति और हम सभी को घायल करके रखा है। और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पुलिस आई है। इसीलिए मुझे यहाँ पे आके शिकायत करना पड़ रहा है। वहाँ पे जो कंपू थाने में एक गोपाल जी हैं, वो तो लिख ही नहीं रहे हैं नाम, वो बता कुछ रहे हैं और उनने ऐड कुछ किया है। उसके बाद जो चीज़ थी वो तो उनने लिखा ही नहीं है। और जब दूसरा दिन मेरा पति होश में आया तो उनके बयान भी नहीं लिए, कह रहे हैं कि वो तो लिखी है रिपोर्ट, जो ही लिखी है। मैं सर 6 तारीख को अपने घर में बैठा हुआ था, मैं, मेरा बेटा, पूरा परिवार 6:30-7 बजे। बीरेन, कल्लू, हिमांशु, हनी, 5-6 लोग आए, भैया भतीजे सारे मिलके, और गाली गलौज करने लगे गेट पर वैसे ही। मैंने कहा, मेरी वाइफ आई, निकले, क्या बात हो गई? नहीं कोई बात नहीं है, तुम बहुत दादागिरी कर रहे हो, कोई बात नहीं थी। इतने में मैं और मेरा बेटा भी निकला, ये बात क्या हुई। इतने में तो उन्होंने चारों ने डंडे लिए थे, सरिया था, किसी पे नल का पाइप था, किसी पे रॉड थी, डंडे मारे, भयंकर मारे मेरे गेट पर ही, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में खून इतना हो गया था मेरे सर में। तो मुझे अगले दिन होश आया है। मैं कंपू थाने पहुंचा, मैं 1 घंटे बाद रिपोर्ट लिखी गई, मेडिकल के लिए आया रात 11-12 बजे। फिर वो कहने लगे पुलिस थाने चलो, मुझे तो सर होश ही नहीं रहा था। फिर मेरी वाइफ को पुलिस वाले थाने ले गए। एक कोई गोपाल सिंह थे, वहाँ जो नाम लिखा रहे वो नाम नहीं लिखने दें। ग्वालियर सब्जी मंडी में फुटपाथ पर फसल बेचने वाले किसान के साथ पैसा दुगना करने का लालच देकर लाखों की ठगी की गई है। ग्वालियर कुलैथ निवासी झार सिंह कुशवाहा ने बताया कि आनंद नगर सब्जी मंडी में खेती की फसल बेचने के दौरान उसकी मुलाकात 2 युवकों से हुई, जिसमें पैसा दोगुना करने का लालच देकर युवकों ने 1,30,000 ठग लिए। वहीं संबंधित थाना से भी कोई मदद न मिलने के कारण पीड़ित किसान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
सब्जी मंडी का काम करता हूँ मैं आनंद नगर में। सब्जी मंडी मिली मुझे तो वो एक लल्लू जाटव है, बीरू बातम है, इनने मेरे से बोला कि मुझे पैसे दे दो, हम डबल करके दे देंगे 1 महीने में। उनने मुझे पैसे दिए नहीं है, मुझे पैसे ले गए 1,30,000 रुपये। फिर मैं गया 1 महीने बाद, उन्होंने पैसे नहीं दिए मेरे को। फिर बिलुआ पहुँचा मैं, मतलब अर्जेंट की दाब देने लगे मेरे को। हाँ, अर्जेंट लगवा देंगे, चेक करवा देंगे तेरे पे, तो मैं बगया है वैसे। फिर मैंने रिपोर्ट भी करवाई थी, 100 नंबर उनका पता भी मिल गया था। तो ऊपर मतलब किराए से रहते थे बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग में। मैं 100 नंबर गाड़ी पहुंची तो पैसे घर खाली करके भज गया रात में। फिर मैंने FIA कराई तो FIA नहीं करे मेरी। थाने में गया मैं, SP ऑफिस आऊँगा। हाँ, दूसरी बार आया। क्या चाहते हैं साहब? मेरा निर्णय करवा दो, मेरा पैसा दिलवा दो, मुझे पैसा नहीं मिल रहा मेरा। सतना में RTO और पुलिस की कार्रवाई से नाराज ऑटो चालक संघ ने विरोध प्रदर्शन कर काम बंद कर रखा है, जिसके चलते यात्री परेशान होते नजर आए। लोगों को बस स्टैंड, सर्किट हाउस समेत कई जगह से बस पकड़ने में परेशानी हुई, उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 1 हफ्ते में समाधान निकालने की मांग की है। संघ परिवहन विभाग की एक तरफा कार्रवाई से नाराज है। उन्होंने बताया कि हमारे ऑटो जुर्माने के बाद भी थाने में खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि बिना परमिट चलने वाली बसों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दिन से RTO में बैठ नहीं रहे, क्या मतलब है आपका? 28 तारीख से RTO में बैठ नहीं रहे। आज भोपाल पे जा रहे हैं, कहीं इंदौर जा रहे हैं, कहीं ग्वालियर जा रहे हैं, क्या नवादा बना रखा है? इतना चलान हो रहा है और हाई कोर्ट का हमको धमकी देते हैं। अभी गाड़ी कोर्ट वाले में पकड़ गए। ये देखो 15,000 लगता है, 15,000 रुपया। ये तो क्या नोटंकी है भैया? अधिकारी नहीं बैठ रहे वहाँ पे, मेरे पास भी मिला है। हम लोग आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। सतना RTO द्वारा गाड़ी हमारी पकड़ी जाती है। गाड़ी पकड़ी जाने के बाद 10-10 दिन से कोई कार्रवाई नहीं होती है। सतना RTO 10 दिन से अपने ऑफिस में नहीं जाते हैं। ऑफिस में उनके आदमी कर्मचारी पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप RTO से बात करिए, RTO साहब का फ़ोन नहीं लगता, कवरेज के बाहर है। फिर उनका बाबू बोलता है साहब भोपाल में है, साहब ग्वालियर में है, गाड़ी यहीं पकड़ते हैं, अपने घर से काम करते हैं पूरा। आज हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को या ज्ञापन देंगे कि ये मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि गाड़ी न पकड़ा जाए, या तो गाड़ी की भाई फिटनेस परमिट या बीमा नहीं है। 2 साल से कोरोना था, कोरोना में हर आदमी एक त्रस्त हो गया था। हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं, छोटे छोटे 200-500 रुपये डेली कमाने वाले आदमी थे। तो हम लोगों को महीना खान का मोहलत दिया जाए। माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि भाई वो पुलिस प्रशासन RTO संबंधी लोगों को हर मोहल्ले में भेजिए। हमारी समस्या ये है कि अनुरूप काल से जो हमें RTO साहब और पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है और फालतू की नाजायज़ वसूली की जा रही है, उसके विरोध में हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जी। अभी कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई होंगी? हमारे कम से कम यहाँ से 200 से ज़्यादा ही गाड़ियाँ हैं। कितना जुर्माना लगाया? 500, 1000, 5000, 10,000, जितना मनमाना जुर्माना। कोई ऑटो छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं। अब ऑटो भी नहीं छोड़ते हैं। एक ऑटो का 96,000 रुपया जुर्माना किया। आप लोग पास समस्या क्या आती है इसके? समस्या सर, गरीब आदमी है, ये बताइए 200-400 रुपये कमाते हैं, हम अब कहाँ से 1,500-2,000 का कम वो देंगे, चालान भुगतान करेंगे? 6,000 रुपये हम अभी ब्याज से लेकर आए पैसा हैं, तो वो गए हैं तो 4,000-5,000 दे रहे थे, तो वो नहीं मान रहे थे। बोल रहे हैं कि वो हैं RTO हैं, बोल रहे हैं आप पूरा चाहिए पैसा, आप चाहे जहाँ से लेकर आओ, आप हमसे ये मतलब नहीं है। तो आपकी कमाई किस बात के लिए चालान हुआ था आपका? ये 4-5 आदमी बैठाए थे सवारी में। जी हैं? हाँ। कितने दिन ऑटो बंद रही आपकी? ये 3 दिन। 3 दिन में आपने क्या किया? कमाई का क्या जरिया रहा? कोई स्रोत है इसके? नहीं, कोई स्रोत नहीं है। शिवपुरी में RTO अधिकारी मधु सिंह ने कोर्ट के आदेश पर शहर में अवैध रूप से चल रही ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिन ऑटो के बीमा फिटनेस नहीं है, उन ऑटो पर चालानी कार्रवाई कर उन्हें जब्त किया जा रहा है। ये कार्रवाई अगले 15 दिन तक ऐसे ही चलती रहेगी और अगर स्थिति में फिर भी सुधार नहीं होता तो इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाएगा। अपने शहर में और प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ऑटो के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट माननीय न्यायालय जबलपुर ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में कोई भी अवैध ऑटो रिक्शा का संचालन नहीं किया जाए। इसी के संदर्भ में ये कार्रवाई परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है। और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा, ऑटो के अलावा?
अभी फिलहाल ऑटो पे मेन फोकस है और उस बीच में यदि और भी कोई वाहन इस तरह का अवैध रूप से संचालित पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ खबर भारत में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।